दोस्तों क्या हाल है आपके। अभी तक आपने ओवरहेड तक रिवाइज कर लिया होगा ऐसा मेरा मानना है, और नहीं किया है तो कर लीजिए सर, क्योंकि आज की क्लास में आपका मॉड्यूल नंबर 1 तो कंप्लीट हो जाएगा। उसका जो लास्ट चैप्टर है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात करता है वो हम सबसे एंड में करेंगे। इसके लिए उसे छोड़कर आपका मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज और कल। हम करेंगे आज की क्लास स्टार्ट, बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं आईसीएआई ने कुछ चेंजेस करे हैं और आपके लिए सिलेबस में कुछ राहत दी गई है। ये सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए है। आइए एक बार देख लेते हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स का क्या क्या चीज़ें हटाई गई है। एक्सक्लूजन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम दी स्कोप ऑफ सिलेबाई ऑफ सेलेक्ट सब्जेक्ट्स टू बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 19 एग्जामिनेशन। मतलब नवंबर 19 से जो एग्जामिनेशन होंगे उनमें ये वाले टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपका पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। उसमें थोड़े बहुत टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में से, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में से, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज में से एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में से, ये वाले आगे के जो सेक्शंस लिखे हुए हैं वो सारे सेक्शन रिमूव कर दिए गए हैं। जहाँ तक की बात अपने पेपर की है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो उसमें से मटीरियल कॉस्टिंग में कुछ खास डिलीशन एडिशन नहीं है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है उसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने वो पार्ट नहीं किया, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। जो सिर्फ आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमने ज़्यादा पढ़ लिया है और अभी वो ज़्यादा वाले टॉपिक्स आपके लिए न्यू कोर्स वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। हमने एम्प्लॉय कॉस्ट में रेम्यूनरेशन के अलग अलग मेथड सीखे थे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रेम्यूनरेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम्स में, अंडर इंसेंटिव स्कीम्स में ओनली प्रीमियम बोनस मेथड एंड हेल्थ से स्कीम आर बीइंग रिटेन्ड। बाकी सारा हटा दिया गया है। ऑल अदर इंसेंटिव स्कीम्स हैव बीन रिमूव्ड। डिफरेंशियल मेरिट सिस्टम, एक तो बिडॉक सिस्टम भी कर लिया था, पॉइंट सिस्टम, अरे कुछ नहीं करना है। मैंने वैसे भी आपको हाल से और रोवन में इंपॉर्टेंट लिखवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पुराने वाले टॉपिक्स हैं इंसेंटिव स्कीम्स के वो आप नहीं पढ़ेंगे। पर एक और मुद्दा है यहाँ पर कि ये नए कोर्स वालों के लिए किया गया है, तो जो ओल्ड कोर्स में है उनके लिए शायद अभी भी एप्लीकेबल होगा, जो मुझे लग रहा है। तो मैंने तो आपको सब कुछ करवा दिया है, अब आप चाहें उसे पढ़ें या इग्नोर करें, क्या फ़र्क पड़ता है। जो आपका चैप्टर है सर्विस सेक्टर का वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो जब आएगा तब हम उसे डिस्कस करेंगे। और जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया वो हम नहीं पढ़ेंगे। यानी मोटा मोटी सिर्फ आपके लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में जो बहुत सारी टाइप की इंसेंटिव स्कीम्स हैं उसे अब नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रट्टाफिकेशन है कि भैया इतने से ऊपर एफिशिएंसी होगी तो इस रेट पर देंगे, इतने से होगी ऊपर तो ये देंगे। तो रट्टाफिकेशन थोड़ी ना करना है, वो तो जो भी मैनेजमेंट ने सिस्टम लगाया उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए आपकी अब जो नया कोर्स है उसमें रोवन और हालसे को रखा गया है, जो ज़्यादातर पॉपुलर सिस्टम है और यूज़ होते हैं। ऑडिटिंग में आपके कुछ एसेज को हटा दिया गया है। हालांकि मैंने यही कहा है स्टूडेंट्स को जो भी ऑडिटिंग का बैच ले रहे हैं कि देखिए, अगर आपकी बुक का ये पार्ट होंगे तो हम ये वाले सारे एसेज को डिस्कस करेंगे, और बुक का पार्ट नहीं होंगे तो डिस्कस नहीं करेंगे। यानी हो सकता है आईसीएआई ने बुक में डाला हो अब हटा दिया हो, अगर बुक में गिवन होगा तो हम डिस्कस करेंगे, तो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। गाइडेंस नोट तो वैसे भी आपके इंटरमीडिएट लेवल में नहीं पूछे जाते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हटा दिया गया है कि टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। कई लोगों को नहीं समझ में आता था, बहुत मुश्किल होता था, तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट हटा दिया सिर्फ। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग उसे हटा दिया गया है। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को, डिसेंट्री एनालिसिस को हटा दिया गया। वैसे भी कभी क्वेश्चन पूछा इसका नहीं जाता था। इसे बंद करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दोस्तों अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एज्यूम करना आप लोग अपने घर में हैं और आपके घर में एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है, एक बालकनी है। तो हर जगह पर जो कॉस्ट इनकर हो रही है, अगर मैं उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी कॉस्ट हो रही है उसे निकाल लूं और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डिवाइड कर दूं कि मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे हम कितनी देर रहते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं। लाइक किचन में जो है दिन के 2 घंटे जो है हम टाइम स्पेंड करते हैं, और किचन में जितना भी खर्चा होता है वो सारा ऐड कर लिया और जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं उससे डिवाइड कर लिया, तो आ गया कि भैया पर आवर हमारा किचन में स्पेंड करने पर कितना खर्चा लगेगा।
ड्राइंग रूम में पर आवर का कितना खर्चा लगेगा, बेडरूम में कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते हैं और इतना टाइम हम स्पेंड करते हैं, बालकनी में कितना लगेगा, वॉशरूम में कितना लगेगा। ऐसे ही तो हम वहां करते थे ओवरहेड के चैप्टर में, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालते थे और जितना भी लेबर वहां पर काम कर रही है, मशीन के घंटे लग रहे हैं, तो पर आवर बेसिस पर ये देख लेते थे कि अच्छा 1 घंटे काम करने के कितने पैसे लगेंगे। पर देखते तो सिर्फ लेबर आर और मशीन आर के हिसाब से थे, यानी कि जितनी देर मशीन चलेगी उतनी देर इतना सारा खर्चा हो रहा है ऐसा मान लेते थे। पर एक्चुअली में टाइम टेकन से ओवरहेड का होने का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, बहुत ही इनडायरेक्ट रिलेशन है। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम और जो भी किचन, बालकनी हमने लिया था, उसमें अगर मैं मान लूं कि घर में जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज के हिसाब से अगर मैं कॉस्ट निकालने लग गया कि जैसे कुकिंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जैसे कि टेलीविजन को देखना एक एक्टिविटी है, कंप्यूटर चलाना एक एक्टिविटी है, गीजर चलाना, एयर कंडीशन चलाना एक एक्टिविटी है। तो जितनी जितनी एक्टिविटीज आ रही है, देख रहे हैं आप, टीवी एक देखना एक एक्टिविटी है, एसी की एक एक्टिविटी आ गई, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो कॉस्ट ड्राइवर है, उसके बेसिस पर यहाँ पर कितना खर्चा इनकर हो रहा है, टेलीविजन से, एयर कंडीशन से, हीटर से, कूलर से, पंखे से, लाइट से, गीजर से, किसी से भी। और जो आपका किचन है वहां पर आप एक आइडेंटिफाई एक्टिविटी करेंगे, कुकिंग। भैया जितना भी कुकिंग का एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो एक्टिविटी की एक बार का जो खाना बनता है, नंबर ऑफ मील्स पे डिपेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर। तो अगर हम एक्टिविटीज को देखने लग जाएं, एक्टिविटीज को अगर हम देखने लग जाएं और उस हिसाब से अगर हम हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल लें, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। यही आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलती है कि एक्टिविटी के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करो। सर फिर हमें जो पुरानी मेथड है वो फॉलो नहीं करनी क्या? जी हाँ, वो फॉलो आप करेंगे, पर जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिन्हें एग्जैक्ट कॉस्ट चाहिए होती है, वो एक्टिविटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड। समझिए आप, ओवरहेड की जो रिकवरी रेट है एक्टिविटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, रेदर देन कि भैया सभी कॉस्ट को मशीन आवर के हिसाब से देख लो। अरे सभी कॉस्ट को मशीन आवर और लेबर आवर के बेस पर कैसे देखा जा सकता है? समझ रहे हैं ना? लेबर काम कर रही है मान लेते हैं, और वो मैनुअल काम कर रही है, बिना लाइट पंखे के भी कर सकती है, तो हम मानते हैं कि अच्छा इतना लेबर काम करेगी तो इतना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होएगा और सारे ओवरहेड इतने इतने हो जाएंगे। कोई लॉजिक नहीं है ना, यहां पर लॉजिक आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में लॉजिक आएगा। खैर वो एक सिंपल मेथड है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स तो बनते हैं, 2-3 प्रोडक्ट बनते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनते, बट जहां बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहां पर हमें एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एक्टिविटीज हो रही है और इस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, यानी कि इस एक्टिविटी में खर्चा किस कारण के हिसाब से होगा, किस कारण की वजह से होगा। जैसे कि टेलीविजन देखने में खर्चा लगेगा, टेलीविजन देखने की एक्टिविटी है, पर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंज्यूम करे वो ड्राइव करेंगे भैया टेलीविजन का टोटल बिल कितना आएगा, या टेलीविजन देखने से टोटल कितना खर्चा हो सकता है। तो इसीलिए हम जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसे हम पढ़ रहे हैं। और यहां पर देखते हैं ट्रेडिशनल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। यहां पर एबीसी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है एक तो, और एक थी आपकी एबीसी एनालिसिस। कंफ्यूज मत होना, एबीसी कॉस्टिंग अलग है, एबीसी एनालिसिस अलग है। उसमें हम इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं, इसमें हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है एक्टिविटी के हिसाब से, उसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। एक्टिविटी के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना। ट्रेडिशनल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर मशीन आवर रेट के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओवरहेड लिख लेना यहाँ पर, ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना। डायरेक्ट लेबर आवर मशीन आवर के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना आपका ट्रेडिशनल ओवरहेड का मेथड है। ये एज्यूम करता है दैट द प्रोडक्ट दैट टेक लॉन्गर आवर्स टू मेक जनरेट मोर ओवरहेड, बट इट मे नॉट बी ट्रू। आप कह रहे हैं कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो इतना खर्चा होगा। भाई हो सकता है कि टाइम के हिसाब से सारी कॉस्ट ना लगती हो, कुछ लगती हो। मशीन चल रही है तो बिजली तो लगेगी भैया, मशीन 1 घंटा चलेगी तो बिजली लगेगी, ठीक है, उसका आपने कोरिलेशन बिठा दिया। पर फिर भी अगर हम एग्जैक्टनेस में जाएं तो हम नंबर ऑफ यूनिट से देख सकते हैं।
अच्छा, इस प्रोडक्ट में कितनी यूनिट्स लगी है, कितने मशीन के ऑपरेशंस लगे हैं, कोई ना कोई और बेटर हम लिंक बिठा सकते हैं रादर देन आवर्स, रादर देन टाइम, कि टाइम के हिसाब से हम सारी ओवरहेड रेट को चार्ज कर लेते हैं। पहले सारी ओवरहेड को हम क्लब कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं फिर कि भैया इस डिपार्टमेंट में ये लेबर इंटेंसिव है तो इतनी लेबर आर लगती है, इसमें इतना मशीन आर लगता है, तो 1 घंटा चलेंगे तो सारे ओवरहेड कितने कितने हो जाएंगे। बहुत गड़बड़ मेथड है वो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मोर रियलिस्टिक है, दोनों का डिफरेंस आपको दिखाएंगे आज। ABC helps in giving more accurate estimation of cost and suitable where the price is fixed on a markup to cost। अब जब आपको एक कॉस्ट के मार्कअप पर ही प्राइस फिक्स करनी है तो वहां पर आपको कॉस्ट एग्जैक्ट पता लगनी बहुत जरूरी है, और वो एग्जैक्ट आपको नहीं पता लगेगी अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे। हालांकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देयर आर हाई चांसेस कि आपको एग्जैक्ट कॉस्ट यानी कि बिल्कुल बिल्कुल नियर टू एग्जैक्ट कॉस्ट आपको पता लग जाए, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी एक्टिविटीज लगती है वो आपने आइडेंटिफाई कर ली, और हर एक्टिविटी में क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर हैं आपने आइडेंटिफाई कर लिए, और एक कॉस्ट ड्राइवर का कितना कॉस्ट लगता है उस हिसाब से आप देख लेंगे कि भैया यहाँ पर उस प्रोडक्ट के लिए कितना कितना एक्टिविटी हो रही है। उस हर एक्टिविटी की आप उसकी कॉस्ट निकाल देंगे और ओवरहेड में ऐड कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल तो लगेगा ही सर, पहले लग रहा था डायरेक्ट लेबर लगेगा ही, सारा खेल ओवरहेड्स का है। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का मेथड थोड़ा सा हमने अब चेंज कर दिया है, उसे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, जो पहले सीए फाइनल में होता था, अभी भी होगा। ABC assigns cost to activities rather than product और services। एक्टिविटी की कॉस्ट निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा सर? एक इलस्ट्रेशन आपकी स्टडी मटेरियल की है, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है एग्जाम्पल के रूप में। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसकी कुछ इलस्ट्रेशंस तो हम क्वेश्चन और आंसर के साथ अपने नोट्स में ही लिख लेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम अगर हम रिवाइज करें तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसका एक क्वेश्चन कर लिया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें पता लग गया कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। फिर हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कुछ एक आधे मार्क कर लिए, मान लो 10 क्वेश्चन है तो हमने 3 क्वेश्चन मार्क कर लिए और 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे हुए हैं, तो बात खत्म, लगभग आपकी पूरी कवरेज हो गई। नोट्स पढ़ लिए, जो टिक मार्क करे हुए 3 क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो और कर लिए बाद में, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। पर रट्टाफिकेशन नहीं करना, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी समझ है कि आप क्वेश्चन को किस एंगल से देखते हो, समझते हो, उसमें जो बारीकियां दे रखी है उसको आप कैसे ढूंढ कर निकालते हो, और जो बहुत सारा डेटा गिवन है, कंफ्यूज हो जाते हो ना, बहुत सारा डेटा गिवन है, उसे कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, तो आपका हुनर है। मैंने आपको एक चीज बताई समझ में आ रही है, और 10 चीज एक साथ बता दी, एक एक कर ही बताइए सर, पर 10 चीजें जब एक साथ आएगी तो आपस में उसका इंटरलिंकिंग हर किसी की बस की बात नहीं है, तो वो तो इंडिविजुअल कैंडिडेट के दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इंटरलिंक करके चीज़ों को समझता है। हालांकि जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाते चलूंगा, पर मैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। यहां पर देखते हैं, ABC लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स, अरे वाह, A, B एंड C। The budgeted cost and production for the year ending 31st March 2020 या 2021-22 जैसा भी आप लेना चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं, आर एज फॉलोज। इसने बजटेड कॉस्ट आपको दी है, इसने बताया कि भैया जो प्रोडक्शन है क्वांटिटी की, वो ए की हम बनाएंगे 4000 यूनिट्स, बी की बनाएंगे 3000 यूनिट्स, सी की बनाएंगे हम 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। रिसोर्सेज पर यूनिट कितने लगेंगे वो भी इन्होंने बताए। इन्होंने बताया डायरेक्ट मटेरियल जो केजी में गिवन है कि 1 यूनिट के लिए 4 किलो लगता है डायरेक्ट मटेरियल, बी बनाने के लिए 6 किलो लगता है, सी बनाने के लिए 3 किलो लगता है, और डायरेक्ट लेबर भी लगती है, मिनट्स में दे दिया, आधा घंटा लगता है, करीब करीब 30 मिनट्स, इसके लिए 45 मिनट्स लगते हैं, और सी के लिए 1 घंटा लगता है, यानी कि 60 मिनट डायरेक्ट लेबर के लगते हैं। दी बजटेड लेबर आर, बजटेड लेबर आर की जो रेट है वो 10 रुपये पर आवर है, और मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट जो बजटेड आपने बनाई है कॉस्ट, वो है 2 रुपये पर केजी। एक्चुअली में क्या परचेज करा नहीं गिवन, मैंने आपको बताया था 3 तरह की कॉस्ट शीट होती है, एक्चुअल होती है, बजटेड होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। यहाँ पर आपको जो डिटेल गिवन है आप उसके हिसाब से बेस्ट अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेबर का दे रखा है कि 1 घंटा काम करने के 10 रुपये लेते हैं, और मटेरियल 1 किलो जो है वो 2 रुपये का है। वैसे कौन सा मटेरियल है जो 1 किलो 2 रुपये का आता है?
पता नहीं भाई, इतना सस्ता कौन सा मटेरियल आ गया भाई। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट ₹99,450। वेरी इंपॉर्टेंट, बजटेड ओवरहेड्स आपको दे दिए हैं और एब्जॉर्ब होते हैं यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर। जैसा कि हमेशा करते हैं हम कि अच्छा ठीक है, इतने ओवरहेड हमारे बजटेड हैं, इतने डायरेक्ट लेबर आवर हमारे बजटेड हैं, डिवाइड कर दिया तो पता लग गया कि 1 घंटे काम करने के कितने रुपए ओवरहेड के लगेंगे, और उस हिसाब से जो भी हमारी एक्चुअल लेबर आवर काम होता है, लेबर काम करती है, उतने ओवरहेड हम चार्ज कर देते हैं उस प्रोडक्ट में। एबीसी एक्चुअली एबीसी इस कंपनी का भी नाम एबीसी है, एबीसी लिमिटेड, तो यहां पर आप लिख लेना एबीसी लिमिटेड फॉलोड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम बट नाउ वांट्स टू अडॉप्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। क्या मतलब इसका? ट्रेडिशनल जो मेथड है जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं उससे ये एबीसी कॉस्टिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं। यहां पर देखिएगा बजटेड ओवरहेड जो आपके ऊपर आ रहे थे टोटल, उनका ब्रेकअप भी गिवन है कि मटेरियल हैंडलिंग में कितना खर्चा लगता है, स्टोरेज कॉस्ट में कितना खर्चा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा लगता है। यहां मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी मटेरियल कॉस्टिंग अभी पढ़कर आए हैं, हो सकता है कि उनका डाउट हो कि भैया वहां तो हम पढ़ते थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कि मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट भी तो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगी, मटेरियल को ऑर्डर करने की कॉस्ट भी तो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगी, मटेरियल को स्टोर करने की भी बनेगी, मटेरियल को हैंडल करने की भी जो कॉस्ट है वो भी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। द आंसर इज नो। वो सारी की सारी कॉस्ट हम सिर्फ ये देखने के लिए लेते हैं कि मटेरियल कितना ऑर्डर करें कि सारी कॉस्ट का समागम होकर एनुअल कॉस्ट मिनिमम आए, इसीलिए हम वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लेते हैं, उस मटेरियल को स्टोर करने की कॉस्ट भी लेते हैं और परचेज कॉस्ट भी ले लेते हैं। हालांकि परचेज कॉस्ट से तो इफेक्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो सेम रहने वाली है ऐसा हम मानते थे। अगर अलग अलग है तो हम अलग अलग सिनेरियो में देखते थे, तो वहां पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी निकालें कि मटेरियल की एनुअल कॉस्ट जो से जुड़ी हुई कॉस्ट भी है वो सब मिलाकर मिनिमम आए। तो एक आपका टूल है, डिसीजन मेकिंग टूल है। यहां पर एक्चुअली में जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। मटेरियल जब तक आपके गोडाउन में पहुंचेगा, आपके स्टोर्स में पहुंचेगा, वहां तक की सारी कॉस्ट आपकी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। मटेरियल इशू करने के बाद जो मटेरियल को हैंडल किया जाता है वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल हैंडल हो रहा है, वो सारा का सारा आपका ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। उसे आप स्टोर कर रहे हैं वो भी ओवरहेड है, ऊपर की कॉस्ट है, क्योंकि मटेरियल आ तो गया और उसके बाद जो कॉस्ट लग रही है वो सारी ऊपर की कॉस्ट है। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली में ये वाली कॉस्ट आपकी ओवरहेड है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, देखने के लिए कि अच्छा कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, सारी कॉस्ट मिलाकर मिनिमम आए, इसलिए हम वहां पर वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करते थे कि इसकी कॉस्ट मटेरियल की और उससे जुड़ी हुई कॉस्ट। पर यहां पर क्या है, मटेरियल लाने के बाद जो भी कॉस्ट लग रही है ओवरहेड है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहे हैं ओवरहेड है, तीनों का आपको ब्रेकअप दे रखा है। द कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई वर एज फॉलोज। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है कि भैया ये जो एक्टिविटी है, मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी, एक काम है, स्टोर करना एक काम है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो एक एक्टिविटी है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वैसे एक्टिविटी तो नहीं है, देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एन एक्टिविटी, बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एन एक्टिविटी। बात समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एन एक्टिविटी। तो आपका टेलीविजन चल रहा था घर में, आपका एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, तो आपने पहले अलग अलग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करा कि टीवी देखना एक एक्टिविटी है, एसी जो है एसी की ठंडी हवा लेना भी एक एक्टिविटी है, एसी चलाया हुआ, हीटर का भी एक एक्टिविटी है, गीजर का भी एक एक्टिविटी है, पंखा चलाना, ट्यूबलाइट चलाना, सब एक एक्टिविटी है। पर आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि इन सभी एक्टिविटीज का जो कारण है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, तो आपने इन सबको क्लब कर कर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की एक एक्टिविटी बना दी, जिसे एक्टिविटी पूल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी देर आप टीवी देख रहे हैं, कितनी देर आप अपने रूम में एसी चलाकर बैठे हैं। और यहां पर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस चलाए गए हैं। मशीन का एक ऑपरेशन चला, एक चक्कर लगा है या 2 चक्कर लगा है या 4 चक्कर लगे हैं, जितनी बार मशीन चली है उस हिसाब से पता लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, किस एक्टिविटी में बिल ज्यादा जाएगा, किस प्रोडक्ट में बिल ज्यादा जाएगा। एक्टिविटी तो आइडेंटिफाई हो गई, किस प्रोडक्ट में ज्यादा बिल जाएगा। स्टोरेज की एक्टिविटी है
और नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल से ये डिपेंड करती है। सिमिलरली जो मटेरियल हैंडलिंग है उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड। जितना ज़्यादा वेट उस हिसाब से उतनी ज़्यादा कॉस्ट। अगर ज़्यादा भारी सामान होगा तो ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे। तो इसीलिए जो हमने कॉस्ट ड्राइवर हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए, एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें देखना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से क्या कॉस्ट आती है और ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या कॉस्ट आती है। आपको डेटा और भी दे रखा है कॉस्ट ड्राइवर के बारे में कि यार जो आपके जो मटेरियल कंप्लीट प्रोडक्शन जो आपकी हुई है ए, बी और सी की, तो वहां पर कितने बैचेस ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं। 10 हुए हैं ए के, 5 हुए हैं बी के, 15 हुए हैं सी के। और जितने बैचेस हुए हैं उससे उनकी स्टोरेज कॉस्ट पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बैचेस ज़्यादा हैं, आपकी स्टोरेज कॉस्ट, उनको स्टोर करने की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। ये आपको आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे आइडेंटिफाई कैसे करें, तो यही इस सिस्टम का ड्रॉबैक है कि प्रैक्टिकली सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसीलिए ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है कि हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स का पता लगाओ और फिर उसके हिसाब से हर एक्टिविटी की पर कॉस्ट ड्राइवर एक कॉस्ट निकाल लो और फिर उसके हिसाब से हम जो भी बनाएंगे देखेंगे कि भैया ये इस एक्टिविटी में कितना लग गया, इस एक्टिविटी में कितना गया, इस एक्टिविटी में कितना गया। यहाँ पर क्या किया हुआ इन्होंने, बैचेस कितने कंप्लीट हुए हैं वो दे रखे हैं और पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितने मशीन ऑपरेशंस लगते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 6 मशीन के ऑपरेशन लगते हैं, ए के लिए 3 लगते हैं, बी के लिए 2 लगते हैं, सी के लिए। मशीन के ऑपरेशंस, मशीन के चक्कर मान लो कितने चक्कर खाएगी तब जाकर वो यूनिट प्रोड्यूस होगी, ऐसा मान लो आप। यू आर रिक्वेस्टेड to prepare a statement for management is showing the units cost, unit cost आएगा भाई, unit cost and total cost of each product using the absorption costing method। यानी कि अभी तक जो हम कर आए हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। बाकी का पार्ट हम नहीं पढ़ते, सिर्फ जितना हमें ज्ञान ऑलरेडी पता है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की क्या आती है। तो यहां पर आप देखेंगे सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हम टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं टोटल लेबर आवर से। अगर मशीन इंटेंसिव है, मशीन आवर्स तो गिवन नहीं है, तो मशीन आवर्स से डिवाइड करते हैं। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट गिवन है तो डेफिनेटली फिर हम हर डिपार्टमेंट का देखते हैं, भैया यहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती है, मशीन ज़्यादा लगती है। फिलहाल आपको एक ही डिपार्टमेंट गिवन है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती है और वहाँ पर जो फैक्ट्री है वहाँ पर टोटल ओवरहेड लगते हैं 99,450। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, 99,450 यहां पर गिवन है। और आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगेंगे वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसीलिए हमने उसे कैलकुलेट कर लिया। यहां पे ए की आपने 4000 यूनिट बनाई है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। बी की 3000 बनाई है, सी की 1600 यूनिट्स बनाई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लगते हैं, यानी 30 मिनट बाय 60 मिनट, इतने घंटे लगते हैं, आधा घंटा लगता है। तो टोटल जो है 2000 घंटे लगेंगे 4000 यूनिट को बनाने के लिए। सिमिलरली आपके जो 3000 यूनिट्स हैं उसे बनाने के लिए 45 मिनट लगते हैं, यानी 45 मिनट डिवाइड बाय 60 मिनट, इतने घंटे लगते हैं। तो भैया 3000 यूनिट आपकी 2250 आवर्स में बन जाएगी। लेबर आवर्स की बात कर रहा हूं मैं। और प्रोडक्ट सी जो है 1600 यूनिट्स है, 1 घंटा 1 यूनिट को बनाने में लगता है, तो 1600 आवर्स लग जाएंगे। टोटल इतने घंटे लगेंगे। आपने क्या एस्टिमेट करा, आपने कहा कि भैया ये जो मैं बजट बना रहा हूं ए, बी और सी का, इतनी इतनी यूनिट्स बनानी है, इतने इतना टाइम लगेगा, तो इतने इतने घंटे इसके लग जाएंगे पर यूनिट के हिसाब से। टोटल आपने आवर्स कैलकुलेट कर लिए, तो टोटल आवर्स आ गए। टोटल ओवरहेड पता है, टोटल ओवरहेड को टोटल आवर से डिवाइड करोगे तो आ गया कि 17 रुपए का ओवरहेड लगता है अगर एक लेबर आवर काम होता है। लेबर 1 घंटा काम करती है तो ऊपर के खर्चे 17 रुपए के होते हैं, ऐसा हम करते थे। अब उसी के हिसाब से अगर हम यूनिट की कॉस्ट निकाल लें, डायरेक्ट मटेरियल जो है ए के लिए लगता है 4 किलो, ये कहां पर गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल लगता है 4 किलो ए के लिए, 6 किलो बी के लिए और 3 किलो सी के लिए। तो आप अभी देख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी लगेगी, डायरेक्ट लेबर की एक यूनिट की कितनी लगेगी और ओवरहेड एक यूनिट के लिए कितने लगेंगे। आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। तो अभी हम पर यूनिट के हिसाब से क्या देख रहे हैं, पर यूनिट के हिसाब से हम ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देख रहे हैं कि भैया ए जो है 4 किलो मटेरियल कंज्यूम करेगा तो 1 यूनिट बनेगा।
1 किलो का जो भाव है वो है 2 रुपये, तो 4 किलो के लिए 8 रुपये का खर्चा होगा, यानी कि एक यूनिट के लिए 8 रुपये का खर्चा होगा। सिमिलरली बी के लिए 6 किलो चाहिए होते हैं, 2 रुपये पर केजी प्राइस है, तो 12 रुपये लग जाएंगे बी की 1 यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल। 3 किलो सी के लिए चाहिए, 2 रुपये पर केजी जो है वो आपका क्या है, प्राइस है, प्राइस क्वेश्चन में गिवन है सर। हमने तो सिर्फ ये देखा है अगर 3 किलो चाहिए सी की 1 यूनिट के लिए और 1 किलो जो है 2 रुपये का आता है, तो 6 रुपया लगेगा सी की 1 यूनिट को बनाने के लिए। ऐसे हमने सबकी मटेरियल कॉस्ट निकाली 1 यूनिट की। सिमिलरली लेबर की जो दे रखी है वो सबके लिए दे रखा है कि 10 रुपये पर आवर लगते हैं लेबर कॉस्ट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ पर लेबर आधा घंटा काम करेगी तो 1 घंटे के 5 रुपये आएंगे। अगर यहाँ पर लेबर आधे घंटे में 1 यूनिट बनाती है तो 1 घंटे के 10 रुपये, तो आधे घंटे यानी कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपये का खर्चा लगेगा एक यूनिट ए के लिए। बी जो है उसमें 45 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 45/60 आवर्स लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड करा है, तो 45 मिनट डिवाइड बाय 60 मिनट गिव्स यू इतने घंटे लगते हैं। इससे पता लग रहा है इतने घंटे लगते हैं, 10 रुपये पर आवर के हैं, तो बी की 1 यूनिट के लिए 7.5 रुपये लग रहे हैं, और सी की 1 यूनिट जो है 1 घंटे में बनती है और 1 घंटे के 10 रुपये होते हैं, तो 1 यूनिट के लिए सी को बनाने के लिए 10 रुपये लग रहे हैं। अब बारी आती है प्रोडक्शन ओवरहेड की, जो हम कहते हैं कि भैया 17 रुपये पर आवर लगेगा। अगर आप ए को बनाने के लिए, उसकी 1 यूनिट बनाने के लिए आधा घंटा काम करोगे तो 8.5 के ओवरहेड आएंगे 1 यूनिट पर। अगर आप 45/60 आवर काम करोगे बी को बनाने के लिए तो 12.5 या 12.75 के करीब आपके ओवरहेड आएंगे। और अगर आप 1 घंटा सी को बनाने में काम करोगे तो 1 घंटे में मेरे 17 रुपये के ओवरहेड होते हैं, ऐसा मैंने कैलकुलेट करी एब्जॉर्प्शन रेट, तो यहाँ पर 17 रुपये के मेरे ओवरहेड हो जाएंगे। मटीरियल लेबर ओवरहेड को टोटल कर लिया तो यूनिट कॉस्ट आ गई। यहाँ पर आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन नहीं है, इसके लिए आप एजम्पशन मानेंगे वो सब नहीं है खर्चा आपका, और सिर्फ यही खर्चा हो रहा है बनाने का। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे सर, यहाँ पर आप देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ गई। अगर आप पूरे साल में, पूरे उस पीरियड में, पीरियड बोलूंगा क्योंकि भैया अकाउंटिंग में तो साल होता है, यहाँ पर पीरियड होता है, जो 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का, 6 महीने का, कितने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। अगर 1 यूनिट के लिए इतना लगता है तो 4000 यूनिट्स के लिए 86,000 लगेगा। 1 यूनिट के लिए इतना लगता है बी का, तो भैया 3000 यूनिट बनाएंगे तो इतना लगेगा। और सी की अगर मैं 1600 यूनिट बनाऊंगा तो 52,800 मेरा टोटल कॉस्ट आएगी। एक्चुअल कितना है वो तो पता ही नहीं है, एक्चुअल पर तो बात ही नहीं कर रहा मैं। यहाँ कोई अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे, अंडर रिकवरी ओवर एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से आपको बोला था निकालने के लिए, वो तो हमें ऑलरेडी आता था, हमने निकाल लिया। पार्ट 2 कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहां लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर एबीसी अप्रोच। अब आपकी एबीसी अप्रोच काम आएगी, यानी कि हर एक्टिविटी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि एक प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, बी की कितनी आ रही है, सी की कितनी आ रही है। पहले हमने ले लिया जितने भी ओवरहेड हैं उसे लेबर आवर के बेसिस पर हमने बांट दिया। अब हम पूरे ओवरहेड्स का ब्रेकअप कर लेंगे एक्टिविटीज में, और हर एक्टिविटी की अलग रेट निकालेंगे, और जो भी प्रोडक्ट, जितना वो प्रोडक्ट उस एक्टिविटी को कंज्यूम कर रहा है उतनी कॉस्ट उसमें उस एक्टिविटी की डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने निकाल लिया टोटल वेट कितना है, क्यों सर, मटेरियल हैंडलिंग वेट के हिसाब से निकलती है, तो टोटल वेट आपने देख लिया कि 4000 यूनिट है और 4 केजी लगेगा पर यूनिट। ये पर केजी नहीं है, 4 यूनिट है, 4 केजी है पर यूनिट, ये देखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल इन केजी 4 किलो है पर यूनिट का, तो इसको ठीक करिएगा आप। 4000 यूनिट्स बनानी है, 1 यूनिट के लिए 4 किलो लगता है, तो 4000 यूनिट्स के लिए 16000 किलो का मेरा मटेरियल लगेगा, किलो का, किलो के हिसाब से देख रहा हूं। अब ये 16000 किलो जो है इसको मैं हैंडल भी तो करूंगा ना, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो 16000 मटेरियल को हैंडल करने की कॉस्ट है ना सर। इस 18000 किलो को हैंडल करने की कॉस्ट है, इस 4800 केजी को हैंडल करने की कॉस्ट है। अब जिसमें मैं मटेरियल कम यूज कर रहा हूं उसको हैंडल करने की कॉस्ट भी कम आएगी, जिसको मैं ज्यादा यूज कर रहा हूं उसको हैंडल करने की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। भैया ज्यादा केजी रखा हुआ है, भारी सामान रखा हुआ है, तो मैंने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली, मटेरियल हैंडलिंग इज वन एक्टिविटी, और उसे मैंने देखा अच्छा कितना कितना वेट है भैया बताओ, तो इतना इतना वेट है, टोटल वेट है 38,800 केजी।
नंबर ऑफ बैचेस गिवन है, वो पूरे के पूरे आपके टोटल में गिवन है कि जो प्रोडक्ट ए है उसमें 10 बैच बनेंगे, प्रोडक्ट बी के 5 बैच बनेंगे। बैच पता है ना आपको क्या होता है? बैच, एक गुच्छे को बैच बोलते हैं। समझ लीजिए जैसे कि आप, कैसे समझाऊं आपको, एक पैकेट में 10 पाउच है मान लेते हैं, तो वो 10 पाउच का एक बैच है। कई यूनिट्स मिल जाती है तो उसको एक बैच बोलते हैं कि इतने इतने बैचेस में हम इसको स्टोर करेंगे। नंबर ऑफ बैचेस जो हैं 10 हैं, इसके 5 हैं, सी के 15 बैचेस बनेंगे, तो टोटल 30 बैचेस आप वहां पर प्रोड्यूस करोगे। हर बैच में कुछ सर्टेन क्वांटिटीज होगी, और कितनी क्वांटिटीज होगी वो आप देख भी सकते हैं। अगर इसके 10 बैच बनेंगे और 4000 यूनिट्स हैं तो हर बैच में जो हैं 400 क्वांटिटीज होगी एक ही, मतलब 400 क्वांटिटी का एक बैच है ए के लिए। अब कोई सामान बड़ा है, कोई प्रोडक्ट बड़ा है, कोई छोटा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर प्रोडक्ट का सेम बैच साइज होगा, नहीं, अलग अलग हो सकता है। इसका 400 का एक बैच बनता है, इसमें अगर आप 3000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 600 आएगा, तो 600 क्वांटिटी का एक बैच बन रहा है। और यहां पर 1600 को 15 से डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा उतनी क्वांटिटीज का एक बैच बन रहा है, यानी कि वो सारी क्वांटिटीज का एक झुंड है। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कितने लगेंगे वो भी देख लिए। ए के लिए बोला गया था कि 6 ऑपरेशन लगेंगे एक यूनिट के लिए, 6 ऑपरेशंस, 6 बार चक्कर काटेंगे तब जाकर एक यूनिट बनेगी। तो आप तो 4000 यूनिट्स बना रहे हो, तो आपके तो 24000 मशीन के ऑपरेशंस लग जाएंगे, यानी मशीन ने 24000 बार काम किया। 9000 बार यहां पर मशीन ने ऑपरेट करा है प्रोडक्ट बी को, और 3200 टाइम्स 3200 टाइम मशीन के ऑपरेशन लगे हैं प्रोडक्ट सी के लिए। टोटल मशीन के ऑपरेशंस लगे हैं 36200। आपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की जो फैक्ट्री में एक्टिविटीज हो रही है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और हर एक्टिविटी का आपने टोटल देख लिया कि अच्छा इतना तो मेरा टोटल वेट है सारे प्रोडक्ट का, इतने नंबर ऑफ बैचेस टोटल बनेंगे इन सारे प्रोडक्ट के, और इतने मशीन के ऑपरेशंस लगेंगे इन टोटालिटी। तो आपने कहा भैया देखिए, अगर मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट जो है 29100 है, और इतने मेरे टोटल नंबर ऑफ केजीज हैं, तो 1 केजी को हैंडल करने की मेरी कॉस्ट आ गई, 1 किलो को हैंडल करने की कॉस्ट आ गई। मोर रियलिस्टिक है, बजाय इसके कि आप मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को लेबर आर के बेसिस पर अपोर्शन कर दें कि लेबर 1 घंटा काम करेगी तो इतना मटेरियल हैंडल लगेगा। अरे कैसे भाई, जो कोई प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा किलो कंज्यूम कर रहा है, उसके मटेरियल को हैंडल करने में ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली है, उसकी आपने कहा कि ठीक है भैया 1 किलो को हैंडल करने की 0.75 रुपीज मेरी कॉस्ट आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपने पर मशीन ऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाल ली कि मशीन का एक चक्कर खाती है अगर मशीन, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अब नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा होता तो उसके हिसाब से देख लेते। यहाँ पर जो भी वैलिड आपको दे रखा है, क्वेश्चन में चीजें बेस्ट दे रखी है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो मशीन के ऑपरेशंस, अगर मशीन के ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट जो है इस एक्टिविटी की 39150 है, और टोटल मशीन के जो चक्कर खाएंगे वो है 36200, तो एक मशीन ऑपरेशन की कॉस्ट आ गई 1.082। आपकी बुक में 1082 लिखा हुआ है, काफी गलतियां मैंने यहां पर उसे ठीक कर दिया है। आगे देखते हैं, स्टोरेज की कॉस्ट आ रही है, तो आप बैच जो निकलेंगे बैच को आप स्टोर करेंगे, बैच को स्टोर करेंगे सर। क्यों स्टोर करेंगे सर? क्योंकि आप उसे रखेंगे ना अपने स्टोर में, तभी तो आप निकालेंगे सेल करने के लिए। तो स्टोरेज कॉस्ट यहां पर आ गई। बैच के हिसाब से आपके क्वेश्चन में गिवन था, ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कॉस्ट ड्राइवर लगा, तो उन्होंने आपको बता दिया कि ठीक है भैया ये देखिए 31,200 मेरी स्टोरेज कॉस्ट है, और मेरे 30 बैच प्रोड्यूस होंगे सारे प्रोडक्ट के मिलाकर, तो पर बैच मेरा कितना स्टोरेज कॉस्ट आ गया। सर ये पर बैच क्यों निकाला है? एक में तो 400 यूनिट है क्या, एक में 600 यूनिट है? ये इसलिए निकाला है क्योंकि जब वो एक बैच बन जाएगा तो उसको आप एक जगह पर स्टोर करेंगे। जो बैचेस हैं वो इकट्ठे स्टोर होते हैं, तो जिसके जितने बैचेस होंगे वो उतना स्टोरेज का कॉस्ट उसका लगेगा एक तरह से। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई जिसकी ज्यादा यूनिट्स होगी उसकी ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट लग रही है, जिसकी कम यूनिट है उसकी कम लग रही है। हम यहाँ पर थोड़ा सा और रियलिस्टिक ले लिया, हमने बैचेस ले लिए भैया। अब ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो सोचो कि अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे और एक यूनिट तो इतनी बड़ी है, ठीक है ना, पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, एक यूनिट तो इतनी बड़ी है, दूसरी यूनिट इतनी सी है। मैं कह रहा हूं कि एक यूनिट के हिसाब से इतनी मेरी स्टोरेज कॉस्ट लगती है, इसकी 10 यूनिट, और ये बेचारे की छोटे छोटे की 10 मिलेगी तो एक यूनिट के बराबर हो रही है।
तो साइज पे डिपेंड करता है कितना स्टोरेज होगा। इन्होंने नंबर ऑफ बैच एक रियलिस्टिक मेजर दिया हुआ है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं ठीक है, एक बैच की कितनी कॉस्ट लगी उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। जब हमें हर एक्टिविटी की कॉस्ट पता लग गई पर ड्राइवर, पर कॉस्ट ड्राइवर, कि इस वजह से इसका एक पर्टिकुलर चक्कर मशीन का इतना इलेक्ट्रिसिटी देगा, एक बैच इतना खर्चा देगा स्टोरेज का, 1 किलो जो है इतना मटेरियल का हैंडलिंग का खर्चा लगेगा, तो वो एक्टिविटीज़ की जब कॉस्ट हमें पता लग गई तो हम यूनिट कॉस्ट अब निकाल सकते हैं। देखिए ए, बी और सी की मटेरियल कॉस्ट तो वही रहेगी, जो पहले मटेरियल कॉस्ट लग रही थी वही अभी रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये बजटेड है, अगर मैं एक्चुअल के साथ कंपेयर करता है इसको तो हो सकता था एक्चुअली में मटेरियल मैंने किसी और रेट पर परचेज किया होता, तो बजटेड वर्सेस एक्चुअल में ये हो सकता था कि भैया 8 रुपये तो मेरे बजटेड में आ रहे हैं, एक्चुअल में हो सकता है 10 रुपये आ रहे हैं, 7 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पर वो चीज़ गिवन नहीं है, यहाँ तो सिंपल सा दे रखा है मटेरियल हमारी जो बजटेड है वो 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये निकलेगा, कैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है। भैया इतना केजी लगता है, 1 केजी की इतनी रेट है, तो बताइए कि 1 यूनिट के लिए जितने केजी लगेंगे उसकी कितनी अमाउंट आएगी। तो ए के लिए 8 रुपये, बी के लिए 12, सी के लिए 6 रुपये। सिमिलरली लेबर आर, सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कि लेबर इतने घंटे काम करेगी, इतने मिनट काम करेगी, 1 घंटे की रेट है 10 रुपये, शायद 10 रुपये दी, शायद 10 रुपये ही थी ना पहले, हाँ जी। उसके हिसाब से आपने देख लिया कि मटेरियल ए पर अगर लेबर इतना काम करेगी तो लेबर की क्या कॉस्ट आएगी, मटेरियल बी पर लेबर इतना काम करेगी तो लेबर की 1 यूनिट के लिए क्या कॉस्ट आएगी, और मटेरियल सी पे लेबर कितना काम करेगी 1 यूनिट के लिए तो कितनी कॉस्ट आएगी। ये आपने लेबर कॉस्ट पे निकाल ली। अब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन ओवरहेड निकाल रहे हैं बट अलग अंदाज में। यहाँ पर आपका जो अंदाज है वो कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से एब्जॉर्ब नहीं करवा रहे प्रोडक्ट्स में, बल्कि आप एक एक एक्टिविटी के हिसाब से एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, एक एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से भी नहीं करा रहे, एक एक एक्टिविटी के हिसाब से एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। जैसे मटेरियल हैंडलिंग का ओवरहेड कितना आएगा, अगर 0.75 रुपीज़ लगता है 1 किलो को स्टोर करने का, तो 4 किलो को स्टोर करने के 3 रुपये आएंगे, और 4 किलो से ही तो मैं 1 यूनिट ए की बना रहा हूँ। सिमिलरली अगर बी को लूंगा तो बी की 6 किलो से 1 यूनिट बन रही है, और 1 किलो को कैरी करना, 1 किलो को स्टोर करना, उसकी कॉस्ट है 0.75 रुपीज़। बी की जो कॉस्ट है वो है 0.75 रुपीज़ पर केजी, और 6 किलो चाहिए मुझे 1 यूनिट के लिए, तो मेरी जो बी है उसकी 1 यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट आ गई 4.5 रुपये, और सिमिलरली सी की जो मेरी है वो आ गई 2.25 रुपीज़। 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी सिमिलरली हम देखेंगे कि एक मशीन ऑपरेशन जो है उसकी कॉस्ट थी 1.082, 1 यूनिट के लिए 6 ऑपरेशन लगते हैं, 6 बार चक्कर खाएगी 1 यूनिट बनाने के लिए। भाई मल्टीपल यूनिट्स बन जाती है तो अलग मेथड होता, एक एक यूनिट जाती है मशीन में, वो 6 चक्कर खाती है, 6 बार मशीन ऑपरेशन होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकलती है। तो अगर एक चक्कर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो 6 चक्कर में इतनी लगेगी 6.49, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई, इसको ठीक कर लेना, 6.49। यहाँ पर 3 चक्कर मशीन खाएगी तो उस हिसाब से 3.25 का खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, और यहाँ पर 2 चक्कर मशीन खाएगी तो 2.16 का खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जितने चक्कर खा रही है आपने देखा जाए, एक चक्कर का इतना इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो इतने का कितना लगेगा, बात खत्म। स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी आपकी। स्टोरेज कॉस्ट आप कहते हैं कि भैया जो 10 बैचेस हैं, 10 बैच हैं, उसमें आपके सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, सारे प्रोडक्ट एक एक टोटल में गिवन है। देखिए यहाँ पर टोटल में गिवन है आपके क्वेश्चन में, ये देखिए, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन ए के तो 10 बैच बने, बी के 5 और सी के 15, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर 10 बैच ए के बने हैं और एक बैच के लिए स्टोरेज की कॉस्ट जो है वो है 1040, तो टोटल जो यूनिट्स हैं ए के जितने भी बने हैं, जितने बैचेस में जितने यूनिट्स आए हैं, उन सब की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। और अगर हम ए के 4000 यूनिट्स जो है बना रहे हैं तो 4000 से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट की कितनी आ गई, ये भी आ गया आपके पास। सिमिलरली आपने देखा कि अच्छा 5 जो बैच हैं वो बी के बनेंगे और एक बैच को स्टोर करने की कॉस्ट है 1040, तो टोटल 5 बैच को स्टोर करने की कॉस्ट कितनी आ गई। तो अगर मैं उसको 3000 यूनिट से डिवाइड कर दूं जो कि बी की बनेगी, तो बी की 1 यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट कितनी आ गई। सिमिलरली यहाँ पर है 15 बैच बनेंगे, एक बैच की कॉस्ट है स्टोर करने की 1040, तो सारे के सारे जो इसके 15 बैच बन रहे हैं सी के, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई आपको पता लग गया। अगर आप उसे डिवाइड कर दोगे कि सी की इतनी यूनिट्स बनेगी तो टोटल कॉस्ट सी की स्टोर की इतनी लग रही है,
सी को स्टोर करने की, प्रोडक्ट सी को स्टोर करने की, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट आपके पास आ गई पर यूनिट बेसिस पे। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट आपने यहां पर निकाल लिया है, यूनिट की टोटल कॉस्ट आ गई 25.09, 28.98, 30.16 एबीसी की रिस्पेक्टिवली कॉस्ट आ गई पर यूनिट बेसिस पर यूनिट बेसिस पर। यहां पर आप देखेंगे अच्छा पर यूनिट बेसिस पर तो कॉस्ट आ गई, अगर 4000 यूनिट बनेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? अगर 28.98 पर यूनिट की है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से मैंने देखा है कॉस्ट कितनी है, तो 3000 यूनिट्स बनेंगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी? 86,940। अगर 1600 यूनिट्स बनेंगे और एक यूनिट की बनाने की कॉस्ट है 30.16 एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एब्जॉर्ब हमने करे हैं ओवरहेड्स, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? जब हमने ट्रेडिशनल देखा था पर यूनिट कॉस्ट हमने इतनी निकाली थी, अगर हम यहां पर देखेंगे एबीसी में तो पर यूनिट कॉस्ट इतनी आई है। जब हम एक्टिविटी के हिसाब से एग्जैक्टली ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर है, तो यहां पर आप पाएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन हैज रिजल्टेड इन अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए की जो कॉस्ट है वो एक प्रोडक्ट की 25.09 आनी चाहिए, बट हमने इजी मेथड अपना लिया, सबको डायरेक्ट लेबर बेसिस पर हमने ओवरहेड्स को डाल दिया, सारे ओवरहेड्स को, और हमने पर यूनिट कॉस्ट 21.5 निकाल लिया, यानी कि अंडर वैल्यूएशन हमने कर रखी है ट्रेडिशनल मेथड में। और सिमिलरली हमने प्रोडक्ट बी और सी की ओवर वैल्यूएशन करी हुई है, एक्चुअली में इनकी कॉस्ट होनी चाहिए 28.98, हमने 32 कर दी, 30.16 होनी 33 कर दी है, ज्यादा कर दी सर। आपका जो क्वेश्चन का पार्ट 3 बोलता है व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस। देखिए इसका आंसर तो मैंने नहीं लिखवाया है, क्योंकि रीजन तो आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल मेथड में आपने आवरली रेट के हिसाब से ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने हर एक्टिविटीज के बेस पर अरे वाह, हर महादेव हो गया, हर एक एक्टिविटी के बेस पर आपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया। तो इसी वजह से दोनों में अलग अलग क्या आया है, टोटल कॉस्ट आई है, डिफरेंस आया है। एबीसी मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, बारीकी जो होता है ना, बारीकी से देखता है, उसे प्रिसाइज बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट। तो एबीसी आपका एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम क्या मेथड फॉलो करते हैं वो नीचे लिखा हुआ है। पहले आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप एक्टिविटीज को ग्रुप कर देंगे एक्टिविटी कॉस्ट पूल में, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको आप झुंड में बना देंगे कि अच्छा इन एक्टिविटीज का एक कॉस्ट ड्राइवर है, इनको एक साथ लिख लो, इन कॉस्ट की जो एक्टिविटीज है इनका एक कॉस्ट ड्राइवर है, इनको एक साथ लिख लो। ऐसे आप काम कर देंगे, क्योंकि अगर आप एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी लेंगे तो 200-300 एक्टिविटीज हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज हैं, सिमिलर कॉस्ट ड्राइवर से इफेक्ट होती है, इंपैक्ट पड़ता है जिन पे, उनको आप एक साथ ले आएंगे। कॉस्ट ड्राइवर्स आर आइडेंटिफाइड, जिसके बाद आप कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब कि जिसकी वजह से उस एक्टिविटी की कॉस्ट ज्यादा या कम आएगी, सिंपल सी बात है ना सर। पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट आप कैलकुलेट कर लेंगे फॉर डिफरेंट एक्टिविटी पूल्स, और उसके बाद उसके हिसाब से आप एब्जॉर्ब कर लेंगे जब भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उस पर मार्कअप जोड़कर आप सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स क्या है और उनकी रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखे हैं कि मान लेते हैं कि आप ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट, तो उस केस में आप नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर वो कॉस्ट डिपेंड होगी, समझ रहे हैं आप। यानी कि जब मैंने मटेरियल, यहां से एक और चीज क्लैरिफाई हो रही है, यानी कि जब मैंने मटेरियल को ऑर्डर किया तो मटेरियल को ऑर्डर करने पर जब मेरी कॉस्ट इनकर कौन सी हुई, परचेज कॉस्ट की बात कर रहा हूं, परचेज कॉस्ट जो इनकर हुई, और जो साथ में फ्रेट लगा लाने का, आने का जो खर्चा लगा फ्रेट इनवर्ड मेरी फैक्ट्री तक, वो सारा मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल सकता हूं। पर जब मैंने सिर्फ ऑर्डर करा ऑफिस में बैठकर, उसको मैं नहीं डाल सकता। जैसे मैंने कैरिंग कॉस्ट को भी ओवरहेड माना था, वैसे ही ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ओवरहेड है, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट भी ओवरहेड है। सिर्फ जो मटेरियल की एग्जैक्ट कॉस्ट है कि मटेरियल को मैंने परचेज करा है और साथ में मैंने कुछ फ्रेट पे करा है, फ्रेट इनवर्ड, वो भी कई लोग मानते हैं कि ओवरहेड का पार्ट है, कई लोग मानते हैं चलो मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दें, अलग अलग प्रिजम्पशंस हैं, तो वो चीज आप मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे सिर्फ। पर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है
ऊपर का खर्चा माना जाएगा, कैरिंग कॉस्ट ऊपर का। पर ये देखने के लिए कि मैं ऑर्डर कितनी क्वांटिटीज करूं, मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को साथ में रख के देखता हूं कि अगर ये सारी कॉस्ट के हिसाब से मेरी जहां पर टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम आएगी वो चीज मैं ऑर्डर करूंगा, उतनी क्वांटिटीज में ऑर्डर करूंगा। ठीक है ना सर? बाकी यहां से आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हम तो ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं और यहां पर अगर ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट को ओवरहेड माना है तो ये एक मान्यता हो सकती है, ये हो सकती है मान्यता। सेटिंग अप मशीन कॉस्ट, मशीन को सेटअप करें तो कितने नंबर ऑफ सेटअप्स आपने करे हैं उस पर डिपेंड करेगी, तो इसलिए नंबर ऑफ सेटअप्स उसका कॉस्ट ड्राइवर हो गया। मशीन की जो कॉस्ट है वो मशीन आर पर डिपेंड करेगी। अगर असेंबलिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने असेंबल कर रहे हो, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने कंडक्ट कर रहे हो, पेंटिंग की कॉस्ट है नंबर ऑफ पार्ट्स आप कितने पेंट कर रहे हो, सुपरवाइजिंग की कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर आर आप देख सकते हो, क्योंकि सुपरवाइजिंग में अल्टीमेटली वो लेबर लग रही है ना, लेबर लग रही है, बंदा जो है लेबर को संभाल रहा है, सुपरवाइज तो उन्हीं को कर रहा है, मशीन को तो सुपरवाइज करेगा नहीं। डायरेक्ट लेबर आर के बेस पर उसको हम निकाल सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अपने आप से तुक्का नहीं मारना है, सिर्फ आपको तो पर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालनी है, उसके हिसाब से ओवरहेड चार्ज करनी। व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिस आइटम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जा रही है उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वेयर एबीसी इज सुटेबल सर, जहां पर बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, आपको एग्जैक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन पता होना चाहिए ताकि आप अपनी प्राइस को फिक्स कर पाएं। उन सभी जगहों पर आप लोग लगा सकते हैं एबीसी सिस्टम। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लगता है, इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आप देखते हैं। पॉजिटिव तो यह है कि बहुत एक्यूरेट सिस्टम है और इससे आप प्राइसिंग पॉलिसीज बना सकते हैं ढंग की, क्योंकि जब आप एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे तो उसके हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग पॉलिसी, जैसी होती है पेनिट्रेट प्राइसिंग है, स्कीमिंग द क्रीम प्राइसेस है, मेरी कौन सी पॉलिसी है सर, पेनिट्रेट प्राइसिंग है सर, पेनिट्रेट। जो फीस है बैच की मिनिमम से मिनिमम कर दी है सर, चाहे एक स्टूडेंट आए या 100 आए या 1000 आए, कॉस्ट तो मिनिमम कर दी है, कॉस्ट नहीं बढ़ सकती सर, कॉस्ट पे कैप लगा दिया कि बस इतनी है। और दूसरा क्या होता है सर, स्कीमिंग द क्रीम क्या होता है कि भैया मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मार्केट में और कोई नहीं करा रहा है टीचर, हाई प्राइस रख दी है, कम बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो इनकम आ रही है, समझ रहे हैं आप। पर मैंने कौन सी पॉलिसी ली है, पेनिट्रेट प्राइसिंग, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का भला हो सके, प्राइस पर कैप लगा दिया। ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि मार्केट में और कहीं पर है नहीं। स्टडी मटेरियल से कोई कराता नहीं, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कोई कराता नहीं है। हैंड रिटन ऐसे नोट्स देता नहीं कि भैया 50, 60, 70 पेज में आपका पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया। एग्जाम पास करवाना सेकेंडरी काम है, पहला है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और आपका स्टडी मटेरियल आपको कराना, ठीक है ना। यहां पर आप देखिएगा प्राइसिंग पॉलिसीज तय करने के लिए अगर मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग सिस्टम होगा तो आप बेटर प्राइसिंग पॉलिसीज बना सकते हैं। ओवरहेड की एलोकेशन लॉजिकल बेसिस पर कर सकते हैं, ना कि अंधाधुंध बेसिस पर। अच्छा इतने घंटे लेबर काम करेगी तो इतना ओवरहेड होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ काम चलाने के लिए दिया हुआ है। इतना मशीन काम करेगी तो इतना ओवरहेड होगा, हर एक्टिविटी के हिसाब से देख लिया। अच्छा ये एक्टिविटी के लिए तो इतना होगा, इतना मटेरियल हैंडल कर रहे हैं हम तो इतनी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगेगी। लॉजिकल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटीज। जब आप हर चीज की एक्टिविटीज निकाल लेते हैं, हर प्रोडक्शन की आप एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर कितनी टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, तो आपको ध्यान में आता है अरे यार ये जो मैंने 50 एक्टिविटीज देखी है इसमें से ये 10 एक्टिविटीज ऐसी लग रही है जिसमें वैल्यू एडिशन का काम नहीं हो रहा, इनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या इन एक्टिविटीज को मैं कम कर सकता हूँ क्या, जिससे मेरी कॉस्ट ओवरऑल कम आ जाए। तो कॉस्ट रिडक्शन में ही हेल्प करता है। हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद मैनी प्रोडक्ट्स, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो बेटर है कि आप पर आवर बेसिस पर ना देखें। कई प्रोडक्ट में असेंबलिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी में मटेरियल हैंडलिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, स्टोरेज में कोई ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो आप सबको पर आवर बेसिस पे ना दें, बल्कि हर प्रोडक्ट की आप सही कॉस्ट निकालें। नेगेटिव इसका यह है कि एक्सपेंसिव मेथड है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था अगर मैंने ये बार बनाया है, ये बड़ा है छोटा नहीं पता लगेगा जब तक मैं ये ना बोलूं कि ये बार इससे छोटा है और इस वाले बार से बड़ा है। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोर एक्सपेंसिव तो है बट किसके कंपैरिजन में मोर एक्सपेंसिव है सर। हो सकता है किसी और मेथड के कंपैरिजन में ये सस्ता मेथड हो, पर ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से एक देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो मोर एक्सपेंसिव है एंड इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ही 2-3 बनाते हो यार, क्या फर्क पड़ेगा, क्यों
ज़्यादा बना रहे हो तो एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी ज़रूरी है। कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, जो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज एंड देन ग्रुप्ड इनटू कॉस्ट पूल। पहले सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी आप एक्टिविटी के कॉस्ट पूल बना लेते हैं जो सिमिलर टाइप की होती है, जिनके सिमिलर कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल सिस्टम में आप कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, या जितनी भी कॉस्ट हो रही है डाल दो, फिर मैं इसको रीअपोर्शन करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर मैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल दूंगा। एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट्स आर डिटरमाइंड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट। एक्टिविटी बेस में तो सिंगल ओवरहेड की रेट आ ही नहीं सकती है, पर यहाँ पर अगर आपका एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आपकी एक रेट भी आ सकती है और मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट की भी आ सकती है, पर यहाँ पर एक रेट नहीं आएगी। यहाँ पर तो हर एक्टिविटी की ही आपको निकालना पड़ेगा क्या एब्जॉर्प्शन रेट है। कॉस्ट आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज एंड आर मोर रियलिस्टिक। मोर रियलिस्टिक है कि ये टाइप की एक्टिविटी इसकी इतनी कॉस्ट लगेगी, इस एक्टिविटी की इतनी कॉस्ट लगेगी। हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालना मोर रियलिस्टिक है। यहाँ पर तो आप कॉस्ट सेंटर की निकाल लेते हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, सर्विस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, वहाँ पर कितनी कॉस्ट लग रही है उस सेंटर की आपने कॉस्ट निकाल ली। यहाँ पर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट निकाली जो कि मोर रियलिस्टिक है। असेंशियल एक्टिविटीज़ कैन बी सिंप्लीफाइड। आपने जब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया तो उसकी छटनी कर दोगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और ये बेकार की एक्टिविटीज़ है। इंपॉर्टेंट वाली को और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि एफिशिएंसी आए, और जो बेकार है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है उनको हटा देते हैं ताकि कॉस्ट कम हो। एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कैन बी एलिमिनेटेड, thus corresponding cost are reduced. Hence ABC helps in cost control and even cost reduction. आपकी बुक में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। ट्रेडिशनल मेथड जो आपका है उसमें कॉस्ट सेंटर्स डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये बेकार है, इसमें कम कॉस्ट इनकर हो रही है, इसको हटा दो। अरे नहीं, कॉस्ट तो इनकर हो रही है। डिपार्टमेंट को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, हाँ, पर अगर आपने 100 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी जिसमें 30 एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कोई वैल्यू एडिशन काम हो नहीं रहा है, मतलब एक बंदा मटेरियल को यहाँ से उठाकर सिर्फ यहाँ रखता है और फिर यहाँ से दूसरा बंदा उठाकर फिर इसको यूज़ करता है, हमने कहा ये एक्टिविटी बेकार है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएगा माल। कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए कि जो बेकार की एक्टिविटीज है उसको आपने हटा दिया। हेंस नॉट सुटेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ट्रेडिशनल मेथड कॉस्ट कंट्रोल के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो था आपका एबीसी कॉस्टिंग का चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, बैक की एक्सरसाइज है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास थोड़े से पेजेस खाली बच गए थे एंड के, तो इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें इंक्लूड करवा दिया, जो कि हो सकता है 4 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, इसको रिवाइज करिएगा ध्यान से, चीज़ों को और बारीकी से समझिएगा। ये जो नोट्स हैं मैंने 1-2 करेक्शन कराई है कुछ, उसके हिसाब से करेक्शन कर नोट्स को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जब आप नोट्स को डाउनलोड करें तो अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऐप में जब आप क्लिक करेंगे कोर्स मटेरियल में जाकर, तो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल को ऐसे ऊपर से नीचे कर देखना, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, बस उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है। आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप जाकर अपना फाइल मैनेजर में जाकर उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज़र में भी अपना लर्नजब की ऐप नहीं खोलना चाहते हैं, लर्नजब की वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ से भी कोर्स मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।